हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका डी कोड एनसीईआरटी के अंदर। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम डी कोड एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी को स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं और उसका मतलब समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, तो वो एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी की बीच की लाइनों में से हमें क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। तो उसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है, एनसीईआरटी को डिकोड करना स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर हम बच्चों आज जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा चैप्टर है? वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेसिकली द सेकेंड चैप्टर। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है हमारा, वो कौन सा चैप्टर है बच्चों? सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, कौन सा? क्लास सेकेंड का, क्लास 11 का यूनिट 2 यानी सेकेंड चैप्टर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों अगर इसके अंदर बात करी जाए तो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो जो पहली लाइन इसके अंदर दी गई है बच्चों, वो क्या है ज़रा देखिए। The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया का जो इतिहास है वो काफ़ी बेहतरीन रहा हुआ है, बाकी बहुत ही पुराना रहा हुआ है। तो इंडिया और जो ग्रीक हैं ये दोनों काफ़ी इनका रोल रहा है नई नई डिस्कवरीज के अंदर। तो 400 बीसी के आसपास जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम था उसका प्रपोज किया गया था कि हाँ भाई, जो मैटर होता है, मैटर से भी छोटा कोई पार्टिकल हो सकता है। मैटर में जो छोटा पार्टिकल है दैट इज एटम, वो क्या है? हमारा एटम है। तो ये प्रपोज कर दिया था इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर ने। तो इंडिया इज़ अ वेरी ग्रेट कंट्री, सो ऑलवेज प्राउड ऑन दिस। क्लियर? चलिए, हु वर ऑफ द व्यू दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। What is atom? Atom are the fundamental building blocks of matter। अच्छा बच्चों, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ या लिखता जा रहा हूँ वो लोग आप लोग भी साथ ही साथ नोट करते चलेगा। अपनी किताब साथ में रखिएगा, हाइलाइटर और पेन साथ में रखिएगा, वो वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? काफ़ी काम आएगा आप लोगों के। तो वहाँ से ये पता चला था हमें दैट एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या मतलब है इस लाइन का? कि अगर हमें कोई भी मैटर बनाना है तो उस मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट वन विल बी बेसिकली एटम। वो क्या होगा? हमारा एटम होगा। तो ये चीज़ हम हालांकि जानते भी हैं। जैसे सपोज करिए हमें H2O बनाना है, तो H2O की अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, तो H2O क्या है? H2O के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ क्या है? हाइड्रोजन एटम, और दूसरी चीज़ क्या है? हमारा ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम से मिलके ही तो हमारा वाटर फॉर्मेशन हुआ है ना। तो मुद्दे की बात ये कार्बन डाइऑक्साइड है मान लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैटर है। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी दो एटम्स है, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो CaCO3 इज ऑल्सो अ मैटर। और कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीन है। तो बेसिकली मैटर के बनने की जो फंडामेंटल ब्लॉक है दैट वन इज व्हाट? दैट इज एटम। तो ये 400 बीसी के अराउंड ही प्रपोज कर दिया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम द कंटिन्यूड subdivisions of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। ठीक है, the continued subdivision of matter, ठीक है, जो the continued subdivision है, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। तो देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास H2O है। अब H2O को आपने भाई, बहुत सारा वाटर है आपके पास, ये सारा क्या है? वाटर है, बहुत सारा वाटर है। आपने इसको छोटा करना शुरू किया तो लास्ट में आपको H2O का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है ना। अब H2O मॉलिक्यूल को भी अगर आप तोड़ोगे तो वहां पे आपको दो हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और वन ऑक्सीजन एटम मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप किसी मैटर को तोड़ना चाह रहे हो तो उस मैटर को तोड़ते 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 लास्ट में आपको क्या मिलेगा? जो चीज मिलेगी दैट वन इज एटम। दैट वन इज व्हाट? एटम। और उस एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया था। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मान लो तुमने मार्बल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? मार्बल का, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मार्बल को तोड़ना शुरू किया तो लास्ट में आपको आके ये एक मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज CaCO3।
क्लियर। अब CaCO3 को अगर आप तोड़ोगे तो कैल्शियम मिलेगा और 3 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे और कार्बन एटम मिलेगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, एटम मिल रहा है। तो यही कहा गया था, द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कहा गया था। आगे अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ देखो, द वर्ड एटम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो विच मीन्स अनकटेबल और अनडिविजिबल। तो एटम वर्ड बच्चों एक्चुअली आया कहाँ से है, एटम वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया है, क्योंकि उसके उस ग्रीक में मतलब क्या होता था एटोमियो का, अनकटेबल। अनकटेबल कटेबल मतलब जिसको हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते, या नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल का मतलब क्या है, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो वहीं से वो वर्ड लिया गया है एटोमियो, और इसको कंबाइन करके हम लोग आज की डेट में क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे रीड करते हैं। दीज अर्लियर आइडियाज वर mere speculations and there was no way to test them experimentally। तो उस टाइम तक बच्चों देखो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये आइडिया हमने मान लिया था। उस टाइम तक एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है ना। तो हमने ये प्रपोजल उनका मान लिया था कि हाँ भाई एटम जो है दैट वन इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, और जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दीज आइडियाज रिमेन्स डोरमेंट for a very long time and were revived again by scientists in the 19th century। तो यही पॉइंट हम बच्चों मानते हुए चल रहे थे, ठीक है, काफी लंबे समय तक। और बाद में फिर साइंटिस्ट वगैरह आए और उन्होंने 19th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए। उसके बाद इस आइडिया में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ वो आगे हम देखते हैं। The atomic theory of matter was proposed on the firm scientific basis of John Dalton, a British school teacher in 1808। तो देखो जो ब्रिटिश स्कूल्स वगैरह पहले हुआ करते थे उसमें साइंटिस्ट वगैरह काफ़ी निकलते थे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डाल्टन जो है उसने हमें क्या किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटम की थ्योरी किसने दी थी, ध्यान रखना, जॉन डाल्टन ने दी थी। ठीक है। हिज थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसकी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। रिगार्डिंग द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, दैट इज इन यूनिट 1, जिसके बारे में हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो जो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के। ऐसा नहीं कि तुम भजन सुनते की तरह और सो जा रहे हो वहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं करने का। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ो, कॉपी में अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, बहुत काम है। देखो बच्चों अगर आपको कॉम्पिटिटिव पेपर क्लियर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली उन एक्सपेरिमेंट से स्टार्टअप लेंगे जो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में करी गई थी। ठीक है। दीज एस्टैब्लिश्ड दैट atoms can be further divided into subatomic particles, that is electron, protons and neutrons। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली क्या है कहने का मतलब कि जब ये 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए गए थे, तो वहां से हमें ये जानने को मिला दैट एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्टिकल्स। और वो 3 पार्टिकल्स कौन से थे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये 3 पार्टिकल्स थे। ठीक है। अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन, जो कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से बिल्कुल ही डिफरेंट थ्योरी आ चुकी थी। भाई डाल्टन ने तो ये बोला था कि एटम कैन नाइदर बी फर्दर सब डिवाइडेड, बट जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए वहां से हमें ये देखने को मिला दैट एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर।
द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट एट दैट टाइम वर, यानी उस टाइम पे साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम आई? पहली प्रॉब्लम थी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई वहां पे बच्चों कि एटम की स्टेबिलिटी पे सवाल खड़ा होने लग गया कि अगर एटम जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड हो सकता है तो वो सब डिवाइडेड फॉर्म में क्यों नहीं है? एटम ही क्यों मोस्ट स्टेबल है? भाई हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो फ्री स्टेट में घूमते हुए देखने को हमें नहीं मिलते, बट हाँ एटम्स तो देखने को मिल जाते हैं ना। तो ये पहला सवाल खड़ा हुआ उन साइंटिस्ट की थ्योरी के ऊपर कि भैया तुमने ये तो बता दिया हमें कि एटम जो है वो फर्दर सब डिवाइड हो सकता है, लेकिन एटम ही स्टेबल क्यों है? तो उसकी स्टेबिलिटी पे सवाल खड़े होने लग गए थे, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था। दूसरी जो प्रॉब्लम आई टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की थी उनके बिहेवियर में जो चेंजेस थे वो लोगों को समझ में नहीं आए कि भाई वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे आनी शुरू हुई। तो वो कैसे रिजॉल्व हुई वो आगे की थ्योरीज में हम देखेंगे। चलो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन से अलग अलग मॉलिक्यूल क्यों बन रहे थे, ये थ्योरी भी नहीं एक्सप्लेन हो पाई थी उस समय तक। चौथा है टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स। जो एटम्स थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि अभी इस चैप्टर में आएगा आगे, उसको एब्जॉर्ब या एमिट क्यों कर रहे थे, इसकी थ्योरी पे भी सवाल खड़े थे। ठीक है, चलिए तो ये जो प्रॉब्लम्स थी ये कुछ खास काम के आपके है नहीं। ध्यान रखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ या लिखने को आपको बोल रहा हूँ वही आपके लिए क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हम कौन कौन से स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। इन तीनों की हम अब लोग डिस्कवरी देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी पढ़ा है वेरी सक्सेसफुली। तो हम वहाँ पे ऑलरेडी जान चुके हैं कि डाल्टन जो है उसने सक्सेसफुली इन तीनों थ्योरीज को प्रूव कर दिया था कि हाँ भाई ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो प्रूव हो चुकी हैं। और ये जो तीनों थ्योरीज प्रूव हुई थी बच्चों, वो याद करो किसको लेके हुई थी? याद करो एटम को लेके प्रूव करी गई थी। ठीक है, क्योंकि एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, तो एटम को लेके ये तीनों थ्योरीज प्रूव कर दी गई थी। हावेवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट्स। उसके बावजूद भी ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, it was known that substances like glass or ebonite when rubbed with silk or फुर जानते हो ना, फुर होते हैं बच्चों जो अपने कपड़ों में भी वगैरह आते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का पार्ट ये कि भाई अगर हम स्केल ले रहे हैं, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मान लो हमने स्केल लिया और उस स्केल जो है उस स्केल के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर रब किया तो वो चार्ज क्यों जनरेट हो जाता है उसमें। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन डाल्टन के पास नहीं था। Many different kinds of subatomic particle were discovered in the 20th century। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। However, in this section we will talk about only two particles, namely electron and proton। तो ये दो पार्टिकल्स कह रहा है, न्यूट्रॉन भी यहाँ पे वो आगे बताएगा। तो मेनली हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ से हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। और ये बहुत ही बेसिक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कहाँ से आया, मास कहाँ से आया, तो उन सारे सेक्शन का। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इन 1830 माइकल फैराडे शोड that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrode। तो 1830 के अंदर माइकल फैराडे ने ये शो किया बच्चों कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर की इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो उससे रिलेटेड ये टर्म है, ये लाइन है। तो अगर नहीं भी आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बाकी 9th-10th में हमने इसका आइडिया तो लिया हुआ होता है। ठीक है, which resulted in the liberation and deposition of matter at the electrodes। तो वहाँ पे क्या होता है, या तो लिबरेट होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, आयन बन के वो सॉल्यूशन में आएगा, या सॉल्यूशन से आयन बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज विच विल यू विल स्टडी इन क्लास 12। तो क्लास 12 के अंदर स्टडी करना है, कोई खास काम का है नहीं यहाँ पे, जस्ट फॉरगेट दिस। These results suggest that particular nature of electricity। तो वहां से बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का नेचर हल्का हल्का समझ में आना शुरू हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। An insight that the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो एटम्स was obtained from the experiments on electrical discharges through gases। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो हमें कहाँ से मिला बच्चों, कौन से एक्सपेरिमेंट से मिला, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस के एक्सपेरिमेंट से मिला। बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट्स वी नीड टू कीप इन माइंड अ बेसिक रूल। तो हम आगे जब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं उस टाइम तक आपको कुछ बेसिक रूल आपके माइंड में होने चाहिए रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर के रिगार्डिंग क्या है बच्चों वो रूल, तो ये आप सभी को लगभग पता होगा, एक बार ध्यान से देख लो। लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो आई थिंक ये सब आप अच्छे से जानते ही होंगे कि जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, मान लो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी बच्चों एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, चलो ये तो बता दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट चार्जेस अगर होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो इन मिड 1850s मैनी साइंटिस्ट मेनली फैराडे बिगिन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस। तो क्या है बच्चों, 1815 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जिसमें से एक कौन था, फैराडे, उसने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो कि इवैक्यूएटेड ट्यूब में लिया था, नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट चालू किया। ठीक है, स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, खाली, खाली का मतलब जिसके अंदर हवा नहीं हो। ठीक है ना, जिसके अंदर हवा नहीं हो, नोन एज कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है ना, जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विथ परफोरेटेड एनोड। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमें क्या दिया हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब दी गई है, तो परफोरेटेड एनोड इसके अंदर वो हमें बोल रहा है लेने को। तो वो तो खैर एनोड का एक्सपेरिमेंट है, ये है बेसिकली कैथोड के एक्सपेरिमेंट का डायग्राम। अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है ना, तो यही वो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी मदद से हमारी इलेक्ट्रॉन की, और ये दूसरा वाला जो डायग्राम है इसकी मदद से प्रोटॉन की हमारे डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इट इज डेपिक्टेड इन फिगर 2.1 ए के अंदर दिया हुआ है। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास। एक कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, ग्लास से बनी होती है, कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है हमारी वो किससे बनी हुई होती है, ग्लास से बनी हुई होती है। जैसे अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखें, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लास है। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ग्लास, ये हमारा ग्लास है। और इसके अंदर ये अगर देखोगे और ये वाला अगर आप देखोगे तो दीज टू आर थिन प्लेट ऑफ मेटल, ये थिन प्लेट ऑफ मेटल है।
जिसमें से जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप है वहां पे बेसिकली। चलो आगे रीड करते हैं, आगे क्या लिखा है। कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स सील्ड इन इट, सील्ड मतलब एकदम पैक किया हुआ है अपन ने। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressure। यहाँ पे पॉइंट नोट करना, the electrical discharge through the gases could be observed only at low pressure। केवल कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, जब प्रेशर क्या होगा वहां पे, लो प्रेशर होगा, वेरी लो प्रेशर। और ये जो वेरी लो प्रेशर है ना बच्चों, ये कितना था नोट कर लेना आप लोग, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 ATM के बीच था। कितना था बच्चों, 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 ATM के बीच था। तो काफी लो प्रेशर है। ठीक है, एंड एट वेरी हाई वोल्टेजेस, और जो वोल्टेजेस हैं वहां पे वो क्या है बच्चों, बहुत ही हाई है। कितना वोल्टेज वहां पे रखा गया था, तो 10⁻4 वोल्टेज के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस रखा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वेरी लो प्रेशर था और वेरी हाई वोल्टेजेस था। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है भाई, हमने गैस भर दी खूब सारी, अब हम अंदर से गैस क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, अंदर का प्रेशर मेंटेन करते हैं। When sufficiently high voltages is applied across the electrode, current starts flowing through a। तो बच्चों क्या बोल रहा है, जब हमने बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहां अप्लाई कर दिया तो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई विद अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन द ट्यूब, stream of particle moving in the tube from the negative electrode that is cathode to the positive electrode that is anode, they were called cathode ray or cathode ray particles। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों। क्या है लाइन, जरा ध्यान से सुनना। कहना ये चाह रहा है वो कि बेसिकली हमने क्या किया हुआ है वहां पे, लाइट पास करी। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आ ही गया होगा। हमने वहां पे क्या किया बच्चों, लाइट पास करी और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। और पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, 10⁻4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। और इसके अंदर प्रेशर जो है वो 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 ATM के बीच रखा। जैसे ही हमने ये कंडीशन अप्लाई करी, वैसे ही उनको नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ रेज जाती हुई नजर आई। इस तरीके से करके कुछ रेज जाती हुई नजर आई। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड कैथोड रे, और इनको क्या कह दिया गया, कैथोड रे कह दिया गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको कैथोड रे क्यों कहा गया, ऐसा कैथोड क्यों बोला इसको। तो देखो, जैसे जो राजस्थान का होता है उसको क्या कहते हैं, हम राजस्थानी बोलते हैं, गुजरात का होगा गुजराती बोलेंगे, महाराष्ट्र का होगा मराठी बोलेंगे। ऐसे ही क्योंकि ये रेज जो है वो कैथोड से निकल के आ रही थी ना, और एनोड की तरफ जा रही थी, तो कैथोड से आ रही थी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। इसलिए उनको क्या बोल दिया गया, कैथोड रेज बोल दिया गया। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, क्या है पहली चीज, तो प्रेशर कितना है, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻4 ATM, जो कि काफी कम है। और हाई वोल्टेज जो कि काफी ज्यादा है, दैट इज 10⁻⁴ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ शायद मेंशन नहीं करी गई है, इसके अंदर जो गैस भरी गई थी बच्चों, वो कौन सी गैस भरी गई थी, हाइड्रोजन गैस भरी गई थी। कौन सी गैस भरी गई थी, हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आप लोग वहाँ पे नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे भरी गई थी। ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड। ठीक है, तो ये जो फ्लो हुआ था उस फ्लो को हमने फर्दर चेक किया। ठीक है, बाय मेकिंग a hole in the anode and coating the tube behind the anode and coating the tube behind the anode।
तो भाई क्या हुआ, जैसे ही वहां पे कैथोड रेज आई ना, वो साइंटिस्ट हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का क्या हो गया, ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ये कैसी रेज आ रही हैं। तो उन्होंने उसको दोबारा से चेक किया। कैसे चेक किया, अभी उन्होंने एनोड के अंदर कुछ होल्स कर दिए। आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे जो ये एनोड है हमारा, इस एनोड के अंदर क्या है, होल्स है। इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड, क्या बोलते हैं बच्चों, परफोरेटेड एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परफोरेटेड एनोड कहा जाता है। और साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, उसको वहां पे कोट भी कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फ्लोरोसेंट कोटिंग लिखा हुआ है, दिस इज फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है, स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है बच्चों। अगर इसके ऊपर कोई एनर्जेटिक पार्टिकल पड़ता है ना, तो वो क्या करता है, चमक पैदा करता है। क्या पैदा करता है बच्चों, चमक पैदा करता है, ठीक है ना। विद फॉस्फोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड, तो फॉस्फोरोसेंट मटेरियल यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया था, जिंक सल्फाइड इस्तेमाल किया गया था। तो ये ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड विल बिहेव एज अ फॉस्फोरोसेंट मटेरियल। व्हाट इज फॉस्फोरोसेंट मटेरियल, उसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल टकराएगा एनर्जेटिक, यानी जिसमें कोई चार्ज हो, तो वहां पे क्या करता है, एक चमक प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रेज एनोड से पास हुई, व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग डेवलप्ड। सेम थिंग हैपन्स इन अ टेलीविजन सेट। चलो पहले मैं डायग्राम बना दूं। तो ये कैथोड रेज यहाँ से चली बच्चों, ये कैथोड रे चली, परफोरेटेड एनोड है, ये परफोरेटेड एनोड है, वो यहाँ से टकराई। हम चेक कर रहे हैं ना कि ये रेस क्या हुई आखिर। तो ये परफोरेटेड थी, तो इसमें बारीक बारीक होल थे, वो उस बारीक बारीक होल में से पास होते हुए पीछे की तरफ जाके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो कि हमने जिंक सल्फाइड की बनाई हुई है, उससे टकराए। और वहां पे क्या हुआ बच्चों, ब्राइट स्पॉट्स बना दिए, ठीक है ना। और यही चीज क्या होती है बच्चों, हमारे टेलीविजन सेट के अंदर भी होती है। कौन से टेलीविजन सेट, जो पहले आया करते थे, आजकल वाले नहीं बोल रहा, आजकल वाले तो फ्लैट्रॉन टीवीज आती है ना। पहले वाली क्या होती है, तो मोटी मोटी वाली जो टीवीज आती थी ना बच्चों, उसमें आगे तो होती थी स्क्रीन और पीछे की तरफ उसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी। कुछ इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना, तो देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। अगर मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, तो कैसा होगा उसका डायग्राम, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखो ये मान लो उसकी, कहाँ गया भाई, ये मान लो उसकी स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है, और इस तरीके से पीछे उसका क्या होता था बच्चों, ये ऐसे कैथोड रे, इसलिए तो वो टीवी जो होती थी ना, उसका डुक्का पीछे वाला इतना बड़ा होता था, क्योंकि उसमें ऐसी कैथोड रे ट्यूब बनी होती थी। और यहाँ एनोड के आगे स्क्रीन होती थी, तो यहाँ से जाके ये, इसको हम लोग क्या कर लेते थे, फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन बना लेते थे। तो यहाँ से जो रेज आती थी वो इस पे जाके क्या करती थी, टकरा जाती थी। तो टकराने की वजह से वहाँ पे पिक्चर आती थी, जिसको हम पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, पिक्चर ट्यूब बोला करते थे, ठीक है। तो समझ गए। हालांकि बहुत से बच्चों ने तो ये मोटी वाली टीवियाँ देखी भी नहीं होगी, पतली वाली टीवियाँ ही होती है, बट कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो उसके अंदर यही सिस्टम हुआ करता था बच्चों, है ना, ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये तो हमने बच्चों एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब इसकी जो समरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी डिस्कस करने बैठे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बच्चों देखो, रोज़ आधा घंटा एनसीईआरटी को दो, कम से कम तीनों, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो मैथ्स हो, जो भी हो, एनसीईआरटी को दो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं बीच की लाइनों में से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इंजॉय, स्टडी करिए, स्टडी हार्ड टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव पेपर, बिकॉज आई अगेन रिपीट माई डायलॉग, हार्ड वर्किंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो डिकोड एनसीईआरटी के अंदर आज इतना ही। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल लर्न केमिस्ट्री कंसेप्ट्स। ओके बच्चों, चलो टाटा बाय बाय।